कि जज लोया साहब का जो मैटर था, जिसको उस वक्त के स्टेट ऑफ महाराष्ट्र ने देवेंद्र फडणवीस के अगुवाई वाले सरकार ने उसे नैसर्गिक मृत्यु यानी नेचुरल डेथ करके दिखाया था। तो जो भी चीज़ें उन्होंने जिस आधार पे ये सुप्रीम कोर्ट के सामने और जनता के सामने रखी थी, किस तरीके का उन्होंने फर्जीवाड़ा किया और बाद में किस तरह से उन्होंने सरकार का उपयोग करते वक्त, अपने बदमाशी का उपयोग करते वक्त, अपने रंगदारी का उपयोग करते वक्त जनता की आवाज़ को खामोश किया वो सरकार में रहते वक्त, ये सारी चीज़ें हम आपके सामने रखने वाले हैं। 2000 तारीख 6/3/2018 को मेरे सहकारी एडवोकेट अभियान बाराते, इन्होंने पुलिस स्टेशन अजनी सीपी नागपुर ये जगह कंप्लेंट की थी कि देवेंद्र फडणवीस का जो भाई है संजय फडणवीस, उसने मेरे सहकारी को फ़ोन करके धमकाया था कि उसने मराठी में धमकी दी थी। उसमें उसका कहना था कि आप बहुत बड़े बड़े काम कर रहे हो, जिस वक्त में हम जज लोया के एविडेंसेस जमा कर रहे थे। तो उसने आगे ये भी बोला कि 2019 में हम ही चुन के आने वाले हैं, फिर देखते हैं हम आपके साथ में क्या क्या करते हैं। उसने ये बोला कि बाद में मत बोलना कि आपको अंदर जाना पड़ा, आपको पुलिस ने उठाया, आपके साथ में अश्लील हरकतें की। उसने एक अल्फाज इस्तेमाल किया है, मैं नहीं बोल सकता माइक पे, और बाद में नहीं बोलने का ये सारी चीज़ें। और आगे वो बोलता है कि तेरे मिसेस का मैं रिस्पेक्ट करता हूँ इसलिए तेरे से बात कर रहा हूँ, और आखिरी उसने वो उसकी धमकी गांडू ये अल्फाज बोलकर ख़त्म की। तो उसके बाद में कैरावन और कई मैगजीन के लोगों ने संजय फडणवीस को पूछा इस बारे में कि सच्चाई है कि आपने धमकी दी थी क्या। तो उसने कहा कि हाँ मैंने धमकी दी थी, मैं तो फ़ोन पे था इसलिए धमकी दी, अगर मैं सामने होता तो मैं अपना आपा खो देता। तो इसमें अगर कहीं पे बिना आग का कभी धुआं नहीं उठता, इसमें अगर देवेंद्र फडणवीस और टीम का कोई रोल नहीं था तो इतना किसी को फ़ोन करके धमकाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। बड़े मुश्किल से मामला उजागर हुआ। उसके बाद में किस तरीके से ये मामले को गलत स्टोरी देके सुप्रीम कोर्ट के सामने डिस्पोज अप करने के लिए देवेंद्र फडणवीस ने बड़े बड़े वकील लगाए, जिसमें एक वकील को उन्होंने 11 करोड़ से ज़्यादा फीस दी, दूसरे वकील को कितनी फीस दी मुझे पता नहीं। ये इंसानियत और नीतिमत्ता को पकड़ते हुए बात नहीं हुई कि एक आदमी की डेथ हो गई जिसके फैमिली का सहारा चले गया, उसके फैमिली को 1-2 करोड़ की आर्थिक मदद करने के बजाय आपने वो स्टोरी को छुपाने के लिए आपने 11 करोड़ से ज़्यादा रुपए रकम वकीलों को फीस देके खर्चा कर दी। आप में इतनी भी इंसानियत नहीं बची, आप इंसानियत से भी ज़्यादा नीचे गिर गए। इसके सबूत आपके सामने हैं। एसडीएम साहब ने, जो कि ये मामला पुलिस से आया था, तो पुलिस को डायरेक्शन दिए थे कि इसकी सर्टिफाइड कॉपी आप सतीश शुक्ल को दीजिए, लेकिन जो कि इसमें बहुत सारी बातें छुपा के रखी गई। तो एसीपी सदर, इसने ये हमने सर्टिफाइड कॉपी के लिए अर्जी दी थी 7/12/2020 को। इसके ऊपर में एसीपी सदर, ये एसडीएम नागपुर सिटी ने एसीपी सदर को दिया हुआ लेटर है कि आप इसकी सर्टिफाइड कॉपीज आप एडवोकेट सतीश शुक्ल को दीजिए। ये सिंपल अर्जी थी सर्टिफाइड कॉपी की, लेकिन क्या है उनकी इच्छा नहीं थी मुझे सर्टिफाइड कॉपी देने की, तो उन्होंने इस एप्लीकेशन को, प्लेन एप्लीकेशन को आरटीआई में डाल के, स्वयं आरटीआई में डाल के उसको थर्ड पार्टी बताकर रिजेक्ट किया, जबकि ये एप्लीकेशन हमने आरटीआई में नहीं की थी। अब उनकी इच्छा नहीं थी कि पुलिस की जो भी बातें हैं या जिस वक्त में देवेंद्र सरकार की बातें जो है ये किसी के हाथ में ना पड़े, लेकिन हमको इंस्पेक्शन मिला है, केस देखी है हमने, उसके अंदर में जो सारे सबूत जो हमने उस दिन संक्षिप्त स्वरूप में आपके सामने बताए वो उसमें उपलब्ध नहीं थे कि जज लोया साहब की डेथ नेशनल डेथ न रहते वक्त वो एक मर्डर है। ये चीज़ें पुलिस ने, देवेंद्र सरकार ने कोर्ट के सामने नहीं रखी और उसमें वो कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को बेवकूफ़ बनाने में सक्षम हो गए। लेकिन अभी ये जो मर्ग समरी है वो बाइलक पेंडिंग है, और इस कारण हमने नाना पटोले जी को कहा है कि ये मर्ग समरी में आप सामाजिक स्तर पर तज्ञ लोग जो है, कानून के जो जानकार है, फॉरेंसिक के जो जानकार है, मेडिकल के जानकार है और अलग अलग क्षेत्र के जानकार है, उनकी तज्ञ समिति बनाकर आप इस मर्ग समरी में एक प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल करवाए और वहाँ पे अपनी साइट जो है वो रखी जाए, ताकि देवेंद्र सरकार ने किया हुआ जो घपला है वो लोगों के सामने, जनता के सामने आए। और देवेंद्र फडणवीस साहब ने हमको जो 100 करोड़ की नोटिस दी थी, तो अभी तक सूट फाइल नहीं किया। अगर सूट फाइल करते तो सारी चीज़ें हम देवेंद्र फडणवीस के मुंह से कोर्ट के कटघरे में निकाल लेंगे।
तो इस तरीके से विधि व न्याय विभाग, PWD, इन सबका गलत इस्तेमाल किया गया। रवि भवन का रिकॉर्ड डिस्ट्रॉय किया गया, लॉ एंड जुडिशरी का रिकॉर्ड डिस्ट्रॉय किया गया। और सबसे बड़ी बात, डॉक्टरों को हम भगवान मानते हैं, वो भी सबूत मैं भविष्य में आपके सामने प्रोड्यूस करूंगा कि किस तरीके से उन्होंने PM रिपोर्ट मैनिपुलेट किया जो विसेरा फॉरवर्डिंग फॉर्म के साथ में मैच नहीं होता। रिगर मॉर्टिस एक ऐसी चीज़ है कि जिसके ऊपर से हम टाइम ऑफ डेथ निकाल सकते हैं। यानी जो डेड बॉडी 2 घंटे पुरानी है या 15 घंटे पुरानी है, ये रिगर मॉर्टिस पे से जान सकते हैं। इन्होंने किस तरीके से विसेरा फॉरवर्डिंग फॉर्म और PM रिपोर्ट में रिगर मॉर्टिस में हेरफेर की, बॉडियाँ बदल दी। विसेरा जो भेजा लेबोरेटरी, वो दूसरे बॉडी का भेजा। इंक्वेस्ट पंचनामा PM रिपोर्ट के साथ में मैच नहीं होता, विसेरा फॉर्म PM रिपोर्ट के साथ में मैच नहीं होता। और वो डॉक्टर जो है वो अभी मेयो हॉस्पिटल में कार्यरत है। तो अभी भविष्य में जब तक ये मामला खुले, शायद ये डॉक्टर जिंदा ना बचे। उसके बाद में ये इस मैटर का एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर था रविंद्र थोरात, उसको सेम जज लोया साहब समान मौत दी गई। यहाँ से उसकी बदली करके उसको मराठवाड़ा ले जाया गया और उसका BP शूट हुआ और उसकी डेथ हो गई। ऐसी स्टोरी बनाई गई, वो जला जुला के स्मशान में जाके खाक हो गया। मैक्सिमम सबूत मिटाने की कोशिश की गई। ये न्यूज़ आपके पास में हमारे तक नहीं पहुँच पाई। सारी चीज़ें आप नेट पे जाके या कहीं पे जाके आप उसको ढूंढ सकते हैं। इसमें एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर था रविंद्र थोरात। उसके बाद में हमने आपको उस दिन बताया कि रवि भवन के रिसेप्शनिस्ट का स्टेटमेंट रिकॉर्ड भी नहीं आया, लेटर रिकॉर्ड भी नहीं लाया। अब किसी को ढूंढना है तो हर अपराध का एक सबूत होता है, जो कि हम फॉरेंसिक एक्सपर्ट हैं और पुलिस मैनुअल हमने अच्छे से पढ़ा है। हमारे पिताजी पुलिस में थे, हम वकालत कर रहे हैं, क्रिमिनल लॉ में LLM है। तो आपके सामने हमने एक सबूत दिया है। जैसी चावल पका कि नहीं पका, ये उसके सैंपल पे से हम जान सकते हैं। उसी तरीके से ये एक सैंपल है जो आपको दर्शाएगा कि किस तरीके से पुलिस रिकॉर्ड मैनिपुलेट किया गया है। ये पेज नंबर 130 देखिए आप, ये है पुलिस स्टेशन सीताबर्डी की स्टेशन डायरी, तारीख 1/12/2014। इसमें एंट्री नंबर 2 है जो 12:05 की है, 0.05। PSI मुंडे पेट्रोलिंग रात्रग्रस्त रवाना, यानी PSI मुंडे पेट्रोलिंग के लिए रातग्रस्त में रवाना हुआ। ये उस वक्त की स्टेशन डायरी है जिस वक्त में सुबह के गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस थे। ये बार बार आपको बताया जा रहा है, ये कोई महाविकास आघाड़ी के सरकार के वक्त की स्टेशन डायरी नहीं है। इसमें आगे लिखा है डिस्क्रिप्शन, यावेळी नोंद है कि, अब आप देखिए कि नाइट अधिकारी, ये एरो करके ऊपर लिखा गया है नाइट अधिकारी, यानी ये अल्फाज बाद में लिखने के बाद में उसके ध्यान में आया कि यहाँ पे जगह नहीं बची, इसलिए बाद में लिखा गया है। यावेळी नोंद आहे की नाइट अधिकारी PSI मुंडे, यानी ये जो लाइन, ये जो लिखी गई है एंट्री, ये रात के वक्त की एंट्री दिन में लिखी गई है, इसलिए नाइट अल्फाज बाद में डालना पड़ा है। नाइट अधिकारी PSI मुंडे आणि HC उमेश बक्कल नंबर 3588 हे पोलीस स्टेशन हद्दीत नाईट गस्त पेट्रोलिंग करता रवाना झाले करिता रिपोर्ट नोंद। ये एंट्री बैक टाइम में ली गई है दिन में। इसका सबूत ये है कि ये एंट्री के नीचे जगह छूटी हुई है। यानी रात में जब 12:05 पे ये लोग पुलिस स्टेशन छोड़ के रवाना हुए तो उस वक्त में विदाउट एंट्री ये रवाना हुए। तो क्या हुआ, उसके बाद वाली जो एंट्री है, ये जो नंबर 3 जो काट के फिर नीचे लिखा गया है, ये नंबर 3 जो देखिए, ये एंट्री जो है, ये एंट्री बाहर के अफसर ने ली है, जो पुलिस स्टेशन का अफसर नहीं था। बाहर के पुलिस स्टेशन का अफसर आया नाइट चेकिंग के वक्त में। ये कानून में प्रावधान है कि एक पुलिस स्टेशन के हद में रात के वक्त में दूसरे पुलिस स्टेशन का ऑफिसर चेकिंग के लिए आता है तो उसको उसकी एंट्री करनी पड़ती है। अब वो अफसर को तो तुम रोक नहीं सकते कि आप रुकिए साहब, कल आके एंट्री कीजिए। वो बोले तुम्हारी भला मैं अपने आंख पे क्यों लूँ, वो तो एंट्री करेगा। तो वो पुलिस स्टेशन के लोगों ने, कर्मचारी ने उसको बताया होगा कि आप साहब थोड़ी सी जगह छोड़ दीजिए, उसके नीचे एंट्री कीजिए, नंबर हम बाद में डाल दीजिएंगे और ऊपर में एंट्री कर देंगे। तो वो बाहर के अफसर ने ये एंट्री की, इस कारण ऊपर की जगह छोड़ के एंट्री की, इसलिए ऊपर की जगह रह गई। अब जब 12:05 पे अफसर निकला, तो ये 12:05 पे अफसर निकला था जब जज लोया जी की डेथ हो चुकी थी रात में 12 बजे। इसलिए ये अफसर निकला वहाँ से, इसको बुलाया गया कि इस तरीके से कि सबूतों को सुरक्षित तौर पर, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री और गृह मंत्री रहते वक्त इसको सुरक्षित तौर पर सबूतों को हेरफेर करने की है, स्टोरी को छुपाने की है। तो इसलिए क्या है, खाकी का प्रभाव रहना ज़रूरी होता है, उसके बगैर काम नहीं होता, इसलिए इसको बुलाया गया और ये विदाउट एंट्री डाले गया है।
ये उसका सबूत है। उसके बाद में ये अफसर, आप अगर पेज नंबर 131 पर आएंगे, ये अफसर एंट्री नंबर 8 के हिसाब से 6:45 पे पुलिस स्टेशन वापस आया। और ये अफसर वापस आया तो सिर्फ अकेला वापस आया, निकले थे 2 लोग पुलिस स्टेशन से पेट्रोलिंग के लिए, एक पीएसआई मुंडे और दूसरा हेड कांस्टेबल उमेश 3588 बक्कल नंबर, लेकिन वापस आए सिर्फ अकेले मुंडे। अब ये एंट्री बोलती है की यावेळी नोंद आहे की पीएसआय मुंडे हे रात्रग्रस्त पेट्रोलिंग करता करून सदर वेळी पोलीस स्टेशनला परत आले शांतताकरिता रिपोर्ट नोंद। और इस वक्त में मुंडे ने वो एंट्री की रात की, जो नाइट ऑफिसर है उस वक्त में, और ये फ्रेश एंट्री की कि ये वापस आया है पेट्रोलिंग करके। इसका समय आप अच्छे से जान लीजिए 6:45, और वापस कितना आया, सिर्फ एक इंसान, वो हेड कांस्टेबल उमेश 3588, ये छूट गया, ये पुलिस स्टेशन वापस नहीं आया। उसके बाद में ये 6:45 पे वापस आया है। और उसके बाद में आप पेज नंबर 132 पे जाइए, ये एंट्री नंबर 12 जो है, इसकी भी काटपीट आपको दिख रही है 12 नंबर को, यानी इस वक्त तक स्टेशन डायरी को मैनिपुलेट किया गया। आप 12 नंबर देखिए, उसके नीचे काटा कूटा है, ये 10 नंबर तक आई थी एंट्री, फिर काट के उसको 12 नंबर की गई है, यानी 2 एंट्रियाँ ऊपर में घुसाई गई है। ये मर्ग समरी है, ये मर्ग रिपोर्ट है, ये मर्ग रिपोर्ट है, डेथ है जज लोया की, उनके बारे में है। अब इसमें जो सबसे लास्ट पैरा जो है एंट्री का, वो पढ़ता हूँ मैं। इसमें लिखा है, थोडक्यात हकीकत अशा प्रकारे आहे की मृतक इसम दिनांक 30/11/2014 रोजी 4 वाजता रविभवन येथे छातीमध्ये दुखत असल्याने त्याच उपचाराकामी मेडिट्रीना हॉस्पिटल येथे नेले असता डॉक्टरांनी त्यांना तपासून 6:15 वाजता ब्रेड डेथ घोषित केले। यानी कितने बजे ब्रेड डेथ घोषित किया, 6:15 पे। यानी ये पीएसआई मुंडे 6:15 में साथ में था। इसी कारण उसके बाद में वो 6:45 में पुलिस स्टेशन को वापस आया, और बहुत देर के बाद में जब सारी चीज़ें सेफ लगी तब जाके उसने 8:30 बजे ये एंट्री की। अब जब 6:45 पे अगर वो वापस आता है और 6:15 पे ब्रॉड डेथ डिक्लेअर होता है, और ऊपर में आप देखिए कि मरणाचे कारण नैसर्गिक छातीत दुखत असल्याने, अब अगर कारण ही इसने डिक्लेयर कर दिया है, खुद ही डॉक्टर बन गया, पुलिस वाला खुद डॉक्टर बन गया देवेंद्र के कार्यकाल में, मरने का कारण भी उसने दे दिया। फिर मरने का कारण ही जब सब आपको पता है कि ये ब्रॉड डेड है, नैसर्गिक रीत्या मर गया, तो फिर क्या के लिए मर्ग में दाखिल करने की ज़रूरत थी, क्या के लिए पीएम में दाखिल करने की ज़रूरत थी? वो खुद ही सब कुछ बन गई है, तो सभी जज बन गए, सभी डॉक्टर बन गए, सभी कुछ बन गए। तो इस तरीके से 6:15 पे जब इसका सारा काम सलट गया और सारी चीज़ें सेटल्ड हो गई, 8:30 पे इसने ये एंट्री की, जबकि ये खुद 6:45 तक साथ में था वहाँ पर। उसने आने के बाद में 6:45 पे खुद की वापसी की एंट्री की, और 8:30 पर यह बताया कि 6:15 पे जज लोया मर गए थे। उसके बाद में वो जो एक इंसान था, अच्छा ये एंट्री को मैं आगे पढ़ता हूँ, सबसे आखिरी की 2 लाइनें पढ़ी है। सदरचा मर्ग दाखल करून लाश हिफाजत कामी पोलीस शिपाई पंकज 6238 यांना रवाना करण्यात आले व इन्क्वेस्ट पंचनामा कारवाई करण्याकरता पीएसआई मुंडे हे रवाना झाले। आणि पीएसआई मुंडे अकेले इन्क्वेस्ट पंचनामा करने के लिए गए, लाश हिफाजत करने के लिए एक अलग आदमी गया, लेकिन यहाँ पे हेड कांस्टेबल उमेश 3588 ये अवेलेबल नहीं थे इस वक्त में पुलिस स्टेशन में। अब सारी चीज़ों को खोलने वाली अगली एंट्री आप पेज नंबर 136 पर देखिए। एंट्री नंबर 28 दोपहर में 11:45। उसका शॉर्ट है, येणे परत पीएसआई मुंडे HC 3588 इन्क्वेस्ट पंचनामा करून मेडिकल हॉस्पिटल येथून। यानी इस वक्त में जो रात में 12:05 पे गया हुआ हेड कांस्टेबल उमेश ये इन्क्वेस्ट पंचनामा करके वापस आ रहा है 11:45 पर। यानी रात में 12:05 से ये हेड कांस्टेबल उमेश ये जज लोया जी के साथ में था, जज लोया जी के डेथ के बॉडी के साथ में था, और ये इन्क्वेस्ट पंचनामा करने के लिए गया था।
ये वहाँ पे रुक गया। 6:45 पे अकेला PSI मुंडे वापस आया। फिर मर्ग 8:30 बजे उसने मर्ग रजिस्टर किया। वो फिर इंक्वेस्ट करने के लिए गया। ये बॉडी के साथ में था और ये दोनों ने इंक्वेस्ट पंचनामा कंप्लीट किया गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पुलिस स्टेशन अजनी के हद में, जहाँ पे पुलिस स्टेशन अजनी के हद में सारी हेरफेर बची कुची हो गई, जिसका इंक्वेस्ट पंचनामा हुआ। जो इंक्वेस्ट पंचनामा PM रिपोर्ट के साथ में मैच नहीं होता, यानी किस तरीके से बॉडी की अदला बदली की गई, वो भी हम आपको नेक्स्ट बार बताएंगे। अब ये एंट्री को मैं अच्छे से पढ़ता हूँ। यावेळी नोंद आहे की PSI मुंडे HC 3588 गुप्ता। अभी ये जो गुप्ता आया, ये HC 3588 ये उमेश था। ये उमेश का ही सरनेम गुप्ता है, लेकिन बक्कल नंबर सेम है 3588 हे। यानी अभी 2 इंसान हो गए थे तो अकेले सिर्फ PSI मुंडे। ये दोनों रात में निकले थे जब जज लोया जी की डेथ हो गई। फिर ये गुप्ता जी वहीं पे रुक गए। ये अकेले 6:45 में वापस आए। इन्होंने 8:30 बजे मर्ग रजिस्टर किया। फिर ये इंक्वेस्ट के लिए गए और इंक्वेस्ट करके फिर दोनों वापस आए की यावेळी नोंद आहे की PSI मुंडे HC 3588 गुप्ता, ये गुप्ता ही उमेश है, हे मेडिकल हॉस्पिटल येथे इन्क्वेस्ट करता गेले होते। इतना साफ सुथरा लिखा है कि ये दोनों इन्क्वेस्ट के लिए गए थे, जबकि 12 बजे रात में ये उमेश गुप्ता 3588 पुलिस स्टेशन से बाहर निकला था, जो जज लोया जी की बॉडी के साथ में ही था। और वो रात में 12 बजे के आसपास जज लोया जी की डेथ हुई। हे यावेळी इन्क्वेस्ट पंचनामा करून परत आले, यानी इस वक्त में वो इन्क्वेस्ट पंचनामा करके वापस आए। ये प्रूव करता है कि हेड कांस्टेबल उमेश गुप्ता ये रात में 12 बजे जज लोया के साथ में थे, जिस वक्त में जज लोया जिंदा थे या मृत थे। अब जब तक ये मामला आगे पहुंचेगा, वो डॉक्टर जिसने PM रिपोर्ट में हेरफेर की, ये उमेश गुप्ता शायद जिंदा ना बचे। और हमारे ऊपर में कितने अटैक हो चुके हैं इसकी बात अलग है। ये चीज़ों को जानने वाले जो थे पहले इंसान एडवोकेट खंडालकर, क्या तो कहा गया पुलिस के रिपोर्ट के हिसाब से कि इन्होंने कोर्ट के 5वें मंजिल से छलांग लगाकर खुद की आत्महत्या कर ली। यानी जज लोया मामले में जो मिलेगा वो तो एक तो पुलिस के हाथ में फंसेगा या फिर वो कूद के मर जाएगा। इसकी समरी रिपोर्ट मेरे पास में है। ये सारी की सारी समरी रिपोर्ट है, जिसमें वो मुंह के बल गिरे हैं ये उसमें लिखा है, लेकिन इंक्वेस्ट पंचनामा होते वक्त उनके पीठ के ऊपर में निशान, मार के निशान दिखे हैं। अब अगर कोई इंसान मुंह के बल पे गिरता है तो उसके पीठ के ऊपर में निशान आने की कोई कारण ही नहीं है। आने खंडालकर जी को पीटा गया, ब्रूटली पीटा गया, उसके बाद में उनको फेंका गया और उनका मोबाइल जिसमें सारे सबूत थे वो आज तक पुलिस ट्रेस नहीं कर पाई। और ये सारी हरकत कब हुई? जब देवेंद्र गृह मंत्री था, देवेंद्र मुख्यमंत्री था राज्य सूबे का, उस वक्त में पुलिस ये सारी चीज़ें जमा नहीं कर पाई। ये समरी है। एडवोकेट अंकिता शाह ने इस बारे में ह्यूमन राइट कमीशन के सामने शिकायत भी दर्ज कराई थी, लेकिन पुलिस ने उसी दरमियान उसके मुंह को कागज़ चिपकाए और ये बंद हो गया। कागज़ चिपका यानी मराठी में जिसको बोलते हैं कि तोंडाला कागज़ पोंछले, तो ये ऐसी इस तरीके से कागज़ चिपका के ह्यूमन राइट कमीशन को भी शांत किया गया। और ह्यूमन राइट कमीशन का क्या इंटरेस्ट, कितना इंटरेस्ट रहता किसी मामले में मुझे नहीं पता, क्योंकि आज तक मैंने ह्यूमन राइट कमीशन से मुझे कोई आज तक रिलीफ नहीं मिली है, इसलिए मुझे कुछ पता नहीं है। ये सब चीज़ों को चलते वक्त महाविकास आघाड़ी के मंत्रियों ने एडवोकेट सतीश शुक्ल को पुलिस प्रोटेक्शन देने के लिए मांग की थी नागपुर CB को। तो तारीख 2/2/2021 को ये पुलिस प्रोटेक्शन रिजेक्ट किया गया विदाउट रीज़न। उसके बाद में ये रिजेक्ट होने के बाद में मेरे ऑफिस पे हमला हुआ, वहाँ पे मैं नहीं मिला, तो वहाँ पे उपस्थित एक आदमी को जान से मारने की कोशिश की गई और उस अपराधी के ऊपर में फिर नॉन बेलेबल ऑफेंस रजिस्टर हुआ और उसकी भी बेल देवेंद्र फडणवीस के राइट हैंड एडवोकेट प्रफुल्ल मोगागर इन्होंने दी। तो ये कोई संजोग नहीं है कि जहाँ पे वहाँ पे आपको देवेंद्र फडणवीस मिल रहा है। इसलिए ये तो जो आज जो सबूत है, ये तो सिलेक्टेड सबूत है जो हमने आपको दिखा है कि किस तरीके से जज लोया जी का मर्डर किया गया और उसे नेचुरल डेथ दिखाया गया और लोगों के साथ में लोगों को गलत जानकारी देकर, कोर्ट को गलत जानकारी देकर धोखाधड़ी की गई।
और इस मामले में किस तरीके से हमारे यहाँ पे कानून का राज जो है वो देवेंद्र फडणवीस के कार्यकाल में एक माफिया राज बना था। ये माफिया अल्फाजी जो होता है वो जिसके सामने कायदे कानून कुछ नहीं चलता, वो उन सब चीज़ों के लिए ये अल्फाज इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो है ये स्टेशनरी की एंट्रीज, ये स्टेशनरी जो है आप भी इसकी सर्टिफाइड कॉपी एसीपी सदर के ऑफिस, एसीपी सीताबर्डी के ऑफिस से, क्योंकि ये पोल्यूशन सीताबर्डी की देनदारी है, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। और हमने एक जागरूक नागरिक के तौर पर मेरे सहयोगी अभियान बाराते ने ये क्रिमिनल रिट पिटीशन जो है ये उच्च न्यायालय के सामने दाखिल की थी 6/2018, जो अभी तक पेंडिंग है। ऐसी नहीं कि हम आपके सामने बता रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि न्याय जो होता है, न्याय सिर्फ कोर्ट में ही नहीं होता, ये सामाजिक न्याय भी होता है, लोगों के बीच का न्याय होता है, ईश्वरीय न्याय भी होता है। तो हम आज आपके सामने अगर है तो ये चीज़ों की जानकारी लोगों तक पहुँचे और लोगों को इस बात के सच्चाई का पता चले। और जिस तरीके से देवेंद्र फडणवीस खुद को बहुत साफ सुथरा बताता है, वो किस तरीके से आपराधिक गतिविधियों में लिप्त है, किस तरीके से उसके दामन पे किसी के जान लेने के भी दाग है, ये सारी चीज़ें हम आपके सामने इसके माध्यम रखे हैं।